हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका है और ये अगस्त 2022 का संस्करण है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जुलाई का संस्करण कवर किया था, पीडी और क्रॉनिकल दोनों। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया था और यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला टॉपिक है राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्वैवार्षिक चुनाव। तो देखा जाए तो 57 सीटें रिक्त हुई हैं। ठीक है, और वो कुल 15 राज्यों में हुई हैं। ये राज्यसभा की सीटें हैं। 2022 में रिक्त होने वाली सीटें हैं 57। मई जून 2022 में वहाँ चुनाव कराए गए। तो देखा जाए तो 3 जून तक नाम वापसी का समय था और उस नाम वापसी के पश्चात 11 राज्य से 41 उम्मीदवार कोई प्रतिद्वंदी न होने के कारण निर्विरोध निर्वाचित हो गए। ठीक है, लेकिन 4 राज्य से 16 सीटों के लिए मतदान जो हुए वो 10 जून को कराए गए। अब देखते हैं उन 15 राज्यों के रिजल्ट, मतलब 15 राज्यों से जो राज्यसभा की कुल 57 सीटें हैं उनके जो इलेक्शन हुए उसके रिजल्ट्स को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 11 सीटें थी, जिसमें से 8 सीट भाजपा ने जीत ली और सपा और सपा समर्थित जो रालोद और सपा समर्थित निर्दलीय, ये दोनों एक एक सीटें जीत सकी। ठीक है, अब देखा जाए तो बिहार में 5 सीटें थीं। बिहार की 5 सीटों में भाजपा ने 2 सीट जीते, राजद ने 2, जनता दल यूनाइटेड ने 1। ठीक है, अब आते हैं झारखंड पे। तो झारखंड की कुल 2 सीटें थीं और झारखंड की 2 सीटों में भाजपा और झामुमो दोनों एक एक सीटें जीत सकी। फिर आते हैं तमिलनाडु पे। तो तमिलनाडु की 6 सीटें थी। तमिलनाडु के 6 सीटों में डीएमके 3 सीट, एआईडीएमके 2 सीट और कांग्रेस ने 1 सीट जीता। इसमें आगे देखें, अब देखिए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की 2 सीटें थीं और दोनों सीटों पे कांग्रेस विजय रहा। ओडिशा की 3 सीटें बीजू जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई। फिर आंध्र प्रदेश की 4 सीटें वाईएसआर कांग्रेस के खाते में गई। पंजाब से दोनों सीटें आम आदमी पार्टी ने जीता और तेलंगाना से दोनों सीटें टीआरएस एवं उत्तराखंड की एकमात्र सीट भाजपा के खाते में गई। ठीक है, अब देखा जाए तो राजस्थान में 4 सीटें थीं, जिसमें 3 कांग्रेस को और 1 भाजपा को प्राप्त हुआ। कर्नाटक में 4 सीटें थीं, 3 भाजपा को और 1 कांग्रेस को प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र में 6 सीटें थीं, भाजपा ने 3 सीट जीती, कांग्रेस ने 1, राकापा ने 1 और शिवसेना ने 1। अब देखा जाए तो सभी सीटों जो 57 सीटें हैं उसमें सर्वाधिक सीटें जो 22 सीटें होती हैं वो बीजेपी ने जीत ली। ठीक है, 22 सीटें सर्वाधिक बीजेपी ने जीती और कांग्रेस को 9 मिले और डीएमके को 3। ठीक है, इसी तरह से आगे है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपीय स्पेस कंपनी के रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह GSAT-24 का फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपण। तो देखिए 23 जून को इसरो के एक नए संचार उपग्रह जिसका नाम है GSAT-24 उसका प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण का स्थान कहाँ था? तो ये फ्रेंच गयाना में कैरो स्थित प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। ठीक है, कैरो स्थित प्रक्षेपण केंद्र। अगर देखा जाए तो फ्रेंच गयाना जो है वो आपको दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर एक फ्रांसीसी उपनिवेश है। ठीक है, देखिए GSAT-24 का जो प्रक्षेपण हुआ था वो यूरोप की एरियन स्पेस कंपनी के द्वारा हुआ और उसके एरियन 5 VA-257 रॉकेट के जरिए किया गया। इसका जो वजन है वो 4180 किलोग्राम का है। इसरो की 24 KU बैंड वाले इस उपग्रह का प्रक्षेपण जो है वो अंतरिक्ष में सुधार के पश्चात पूर्णतः सरकार के स्वामित्व वाली जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जिसे NSIL कहते हैं, उसके द्वारा शुरू किया गया पूर्णतः मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन था। ठीक है, इस उपग्रह का जो पूरा क्षमता जो NSIL ने 15 वर्ष के लिए टाटा प्ले को लीज पर दी है। साथ ही मलेशिया की MEASat कंपनी के निर्मित जो MEASat 3D संचार उपग्रह का भी प्रक्षेपण किया गया। GSAT-24 को पृथ्वी की 250 किलोमीटर पैरगी और 35,825 किलोमीटर एपोगी
वाली अंडाकार जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यहाँ से इसका नियंत्रण जो है फिर आपको कर्नाटका के हासन स्थित जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है वहाँ उसने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। और भूस्थैतिक कक्षा में रहते हुए GSAT-24 उपग्रह भारत में उच्च स्तरीय टेलीविजन संचार एवं प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 41 संस्थान, और ये QS रैंकिंग 2023 है। QS जिसे कहते हैं क्वाक्वेरेली साइमंड्स, ये लंदन स्थित एक एजेंसी है, ठीक है, जो कि विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर उनकी रैंकिंग प्रतिवर्ष ये जारी करती है। ठीक है, देखिए विश्व के जो टॉप लगभग 1500 संस्थान हैं उसमें भारत के 41 संस्थान को शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए 1500 संस्थान में 41 संस्थान को शामिल किया गया है, और इसमें 12 संस्थान की रैंकिंग जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सुधार हुआ है। ये भारत के जो 12 संस्थान हैं उनकी रैंकिंग जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सुधार हुआ है, और 12 अन्य जो हैं उनकी रैंकिंग यथावत वहीं पे है। ठीक है, देखिए इसके बाद भी अगर देखा जाए तो 10 संस्थान विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग है वो गिरी है, लेकिन और 7 जो ऐसी हैं जो पहली बार ही इस रैंकिंग में स्थान पाई हैं। ठीक है, जो भारत के 41 हो गए, 12 संस्थान की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में सुधरा है, 12 वहीं पे है, 10 संस्थान की रैंकिंग गिरी है, और 7 पहली बार इस रैंकिंग में शामिल हुआ है। ठीक, देखिए जिनमें से जो टॉप 200 संस्थान का देखा जाए, 1500 में जो टॉप 200 है 2023 की जो रैंकिंग है उसमें भारत के 3 ही संस्थान शामिल किए गए हैं। कौन कौन है? तो 155वें स्थान पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के, फिर 172 पे है IIT बॉम्बे, और 174 पे है IIT दिल्ली। अब देखते हैं QS रैंकिंग के जो 6 महत्वपूर्ण मानक हैं जिसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो पहला है एकेडमिक रेपुटेशन। एकेडमिक रेपुटेशन जो है उस 40% में है, और एम्प्लॉयर रेपुटेशन 10% है। आगे देखें, फिर तीसरा है साइटेशन पर फैकल्टी, ये 20% है। फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो ये 20% है। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो ये 5% है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो ये भी 5% है। अब देखा जाए तो विश्व के जो 200 शैक्षणिक संस्थान जो टॉप 200 हैं, टॉप 200 विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान में अगर देखें तो अमेरिका के 45 संस्थान आते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे अमेरिका है, अमेरिका के कुल 45 संस्थान इसमें शामिल हैं। UK के 26 संस्थान इसमें शामिल हैं, जर्मनी के 14 संस्थान शामिल हैं, जापान के 11 संस्थान शामिल हैं, और 5वें स्थान पे चीन जो है उसके 8 संस्थान शामिल हैं। ठीक है, ये टॉप 200 में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं रैंकिंग, मतलब पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है। आखिर यूनिवर्सिटी के नाम देखा जाए तो पहला है आपको मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कैम्ब्रिज का है, इसको हम लोग MIT कहते हैं। कैम्ब्रिज मतलब अमेरिका में है। इसको ओवरऑल स्कोर में 100 में 100 दिया गया है। ठीक है, 100 में 100 दिया गया है, और ये लगातार 11वां वर्ष है जब MIT विश्व का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान QS रैंकिंग में बताया गया है। ठीक है, 11वां साल इसका चल रहा है, लगातार 11वां वर्ष MIT का। MIT कहाँ है? तो ये कैम्ब्रिज में है, अमेरिका में। फिर नेक्स्ट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK का। तो UK का जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ये दूसरे स्थान पे है, जिसका स्कोर रहा है 98.8। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड USA में है। फिर चौथे स्थान पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK का। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज का है, कैम्ब्रिज अमेरिका का। और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पासाडेन अमेरिका का है, ये 6ठे स्थान पे है। फिर 6ठे स्थान पे दोनों का रैंकिंग एक बराबर है, वो है इंपीरियल कॉलेज लंदन UK का। फिर USL लंदन UK का है, आपको 8वें स्थान पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट अगले 5 वर्षों के लिए IPL के मीडिया अधिकारों की नीलामी। तो देखा जाए तो 12 से 14 जून 2022 को BCCI अगले 5 वर्ष के लिए, मतलब 2023 से लेकर 2027 के लिए
अपने लीग टूर्नामेंट जो आईपीएल है, जिसे इंडियन प्रीमियर लीग कहा जाता है, उसके मीडिया अधिकारों की नीलामी की गई है। मतलब जिस चैनल पे दिखाया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या टेलीविज़न पे दिखाया जाए, डिजिटल रूप से हो या फिर टेलीविज़न पे हो, इस तरह से पैकेज दिया गया है। ठीक है, इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। 4 श्रेणी उनके अधिकारों का नीलामी हुआ है। अब देखते हैं पहला श्रेणी। तो पहला है आपको भारतीय उपमहाद्वीप में टीवी अधिकार, जिसको ए पैकेज के नाम दिया गया है। तो ए पैकेज में आ गया आपको टीवी अधिकार, जिसका नीलामी में आपको डिज्नी स्टार जीता है और इसे 23,575 करोड़ में मिला है। डिज्नी स्टार को टीवी अधिकार ए पैकेज। फिर बी पैकेज में आता है आपको भारतीय उपमहाद्वीप में डिजिटल अधिकार। ये वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 20,500 करोड़ में प्राप्त किया है। फिर तीसरा है भारत में डिजिटल अधिकार स्पेशल पैकेज, जिसमें चुनिंदा मैचों की डिजिटल राइट शामिल है, उसको सी पैकेज में रखा गया है। और ये सी पैकेज भी वाईकॉम 18 के पास है और ये 3257.5 करोड़ में प्राप्त हुआ। फिर चौथे स्थान पे आता है आपको डी पैकेज। डी पैकेज है विदेश में टीवी और डिजिटल अधिकार। ये वाईकॉम 18 और टाइम्स इंटरनेट के द्वारा मिला है इन दोनों को, और ये है 1058 करोड़ में प्राप्त हुआ इन्हें। फिर इसी प्रकार देखा जाए तो 2023 से 27 के दौरान ये जो 4 अलग अलग श्रेणियां हैं, जो मीडिया अधिकारों की ये 4 अलग अलग श्रेणी है, इससे बीसीसीआई को कुल मिलाकर 48,390.5 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पुरस्कारों के नामांकन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो ये पोर्टल जो है, मतलब ये जो वेबसाइट है, उसका नाम है awards.govt.in। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले जो विभिन्न पुरस्कार हैं, उसके लिए जो उपयुक्त पात्र का चयन पारदर्शिता लाने के लिए ऐसे पुरस्कार का वितरण में जनभागी सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल की स्थापना की गई। ठीक है, और इस पोर्टल से संबंधित जो पुरस्कार के लिए आम नागरिक संगठन भी किसी का नामांकन कर सकेंगे। देखा जाए तो जून 2022 में, मतलब जून 2022 के अंत में जिन पुरस्कारों का नामांकन खुला हुआ था इस पोर्टल पे, उसमें है आपको पद्म पुरस्कार। इसका नामांकन आपको 15 सितंबर 2022 तक खुला है। फिर सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, ये 31 जुलाई 2022 तक खुला है। फिर है जीवन रक्षक पद्म श्रृंखला पुरस्कार, और ये है 30 सितंबर 2022 तक इस पोर्टल पे खुला है। ये सब अभी शामिल हैं जिसको खोला गया है। ठीक है, इस पोर्टल पर आप जाकर अपने चॉइस का, मतलब अब कहा जाए तो जनभागी और सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल जो है awards.govt.in, उस पर आम नागरिक या फिर संगठन भी किसी का भी नामांकन इस पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मध्यम रेंज की अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण। तो देखा जाए तो 6 जून को भारत के डीआरडीओ ने सेना के सामरिक बल कमान की देखरेख में इंटरमीडिएट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। परीक्षण का जो स्थल था वो उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप था। फिर आपको जिसका जो क्षमता है अग्नि 4 का, वो सतह से सतह प्रहार करती है, और ये मिसाइल जो है वो 4000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। ठीक है, 4000 किलोमीटर की दूरी तक। ठीक है, देखिए ये परमाणु हथियार को ले जाने में भी सक्षम है। ये मध्यम रेंज का जो मिसाइल है, ये परमाणु मिसाइल को भी ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को अभी भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण। देखा जाए तो अभी तक जिसका परीक्षण हुआ था वो आपको दोपहर या शाम में हुआ था। ठीक है, दोपहर काल में या फिर संध्या काल में इसका परीक्षण हुआ था, लेकिन पहली बार इसका रात्रिकालीन परीक्षण हुआ और वो सफल रहा। ये 15 जून को हुआ है। भारत के डीआरडीओ ने सतह से सतह मार करने वाली इस मिसाइल का रात्रि के समय पहला परीक्षण किया। परीक्षण का जो स्थल है वो उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज है, जिसको हम लोग ITR भी कहते हैं। ठीक है, और परमाणु क्षमता से संपन्न है। ये मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी तक ये प्रहार कर सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है
सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे कहते हैं VLSRSAM का सफल परीक्षण। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, देखिए 24 जून को भारत की DRDO और नौसेना ने मिलकर स्वदेश निर्मित जो सतह से आकाश में कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल, जिसका नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, उसका सफल परीक्षण किया। परीक्षण कहाँ से हुआ? तो ये चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से हुआ और DRDO ने किया है। तो DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर सतीश रेड्डी। चलिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है कि DRDO के द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण। ठीक है, देखिए ये अभ्यास जो है वो एरियल टारगेट है। मतलब कहने का ये है कि जब किसी मिसाइल से किसी को टारगेट बनाया जाता है तो वो टारगेट जो है वो उसका नाम रखा गया है अभ्यास। ठीक है, देखिए 29 जून को DRDO ने स्वदेश निर्मित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, जिसे अभ्यास नाम दिया गया है, ये इसका एक सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए परीक्षण जो स्थल है वो है उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज। अभ्यास एक ऐसा छोटा विमान है, ठीक है, अभ्यास इसका नाम है। ठीक है, अभ्यास जो है एक ऐसा छोटा विमान है जो परीक्षण की जाने वाली मिसाइलों का टारगेट बनता है। ठीक है, टारगेट ये बनता है। अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है PSLV C-53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण। तो देखा जाए तो 30 जून को इसरो जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे PSLV कहते हैं, उसके C-53 वेरिएंट के द्वारा, PSLV आपको इंग्लिश में कहा जाए तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष के निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसरो की वाणिज्यिक शाखा जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, और उसका ये दूसरा वाणिज्यिक मिशन था। इसका प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। इन्हें पृथ्वी से 570 किलोमीटर की ऊंचाई वाले जो लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। वो 3 उपग्रह जो हैं वो है DSEO 365 किलोग्राम, न्यूसार 155 किलोग्राम, स्कूब 1 ये मात्र 2.8 किलोग्राम का है। और एक्चुअली ये नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का एक छोटा उपग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अग्निपथ योजना। तो देखा जाए तो 14 जून 2022 को भारतीय सेना के तीनों अंगों में नौजवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ नाम की एक नई योजना देश में शुरू की गई। इस योजना के जो मुख्य बिंदु हैं वो देखा जाए तो प्रतिवर्ष 46,000 सैनिकों की भर्ती होगी और इस योजना के तहत होगी। ठीक है, और इन सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया गया है। यह भर्ती जो है वो अखिल भारतीय चयन समिति के तहत की जाएगी। अग्निवीरों की जो नियुक्ति होगी वो 4 वर्ष के लिए की जाएगी। मतलब पहला 6 महीना उसका प्रशिक्षण काल होगा और 3.5 वर्ष का सेवा देना होगा। मासिक वेतन जो मिलेगा वो 30,000 से लेकर 40,000 तक मिलेगा, सभी भत्तों के सहित प्रति माह। देखिए, और जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे उसमें से 25% अग्निवीरों को 15 वर्ष के लिए सेना में नियमित किया जाएगा, मतलब परमानेंट किया जाएगा। और शेष जो 75% अग्निवीर होंगे उनको एक आकर्षक सेवा निधि पैकेज के साथ सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए तो इन्हें राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों की नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। जो आपको आता है ना पूर्व सैनिक कोटे का लाभ, एक्स सर्विसमैन का लाभ, उसमें इन्हें इस कोटे का फ़ायदा मिलेगा। फिर देखा जाए तो इसमें जो ज्वाइनिंग कराया जाएगा वो एक्चुअली 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष के आयु के लोग होंगे और ये 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होंगे, जिनमें महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। ठीक है, आवश्यक मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा करना इस सेवा में शामिल होने के लिए पात्र माने जाएंगे, मतलब वो अनिवार्य है। ठीक है, फिर सेवा काल के दौरान अग्निवीरों के लिए EPF, PPF का प्रावधान होगा। विभिन्न सैन्य पदक सम्मान के भी ये हकदार होंगे, लेकिन
पेंशन और ग्रेच्युटी इनके ये पात्र नहीं होंगे। वर्ष 2022-23 के देखा जाए तो जो रक्षा बजट है, जो प्रस्तावित रक्षा व्यय है, वो है 5,25,166 करोड़, जिसमें से 1,19,696 करोड़ रुपए सिर्फ रक्षा में पेंशन के लिए जाएगा। ठीक है, पेंशन के लिए निर्धारित है 5,25,166 करोड़ में से 1,19,696 करोड़। इस योजना से होगा यूं कि जो बढ़ता हुआ पेंशन व्यय है उस पर अंकुश लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध। तो देखा जाए तो 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद हैं उसमें देश में उत्पादन और आयात, वितरण, बिक्री या इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, प्रतिबंधित करने के लिए एक गजट अधिसूचना 12 अगस्त 2021 को जारी की गई थी, जिसमें प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियमावली मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट 2021 जारी की गई थी। देखा जाए तो प्रतिबंधित वस्तुएं जो होंगी जैसे कि गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, सिगरेट की प्लास्टिक पैकिंग, प्लास्टिक के झंडे, थर्मोकोल का गिलास, छुरी कांटे, चम्मच, प्लेट एवं ट्रे, प्लास्टिक ईयरबड्स, मिठाई डब्बा का प्लास्टिक पैकिंग, आइसक्रीम की प्लास्टिक स्टिक, फिर निमंत्रण पत्रों में जो पैकिंग होती है वो, फिर सजावट के लिए जो पॉलीस्टीरीन जो 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले होंगे, पीवीसी बैनर, वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, 1 सितंबर 2021 से ही प्रतिबंधित हैं आपको 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग्स। 1 सितंबर 2021 से प्रतिबंधित हैं। ठीक है, 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले, और 1 दिसंबर 2022 से प्रतिबंधित हो जाएंगे 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस गठबंधन सरकार अल्पमत में आने के पश्चात उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र। तो देखिए, नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में शिवसेना ने भाजपा के साथ छोड़ दिया था। ठीक है, उस समय 54 सीटों वाली राकांपा और 44 सीटों वाली जो कांग्रेस है उसके साथ गठबंधन कर लिया गया और सरकार का गठन किया गया था, जिसमें शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री बने थे उद्धव ठाकरे। ठीक है, और इस गठबंधन के साथ ही शिवसेना के मूल सिद्धांतों से यह सरकार दूर होती जा रही थी, जिससे पार्टी में विधायकों में विद्रोह अंदर अंदर शुरू हो चुका था। अंततः हुआ यूं कि शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे पार्टी के अधिकांश सदस्य भाजपा के साथ हो लिए और महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने 30 जून तक सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश उद्धव ठाकरे की सरकार को दिया था। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद का त्यागपत्र दे दिया 29 जून को। 30 जून को उन्हें बहुमत साबित करना था, लेकिन 29 जून को ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर पार्टी के जो बागी विधायक थे, जो खुद को ही असली शिवसेना बताते हैं, ने भाजपा के साथ मिलकर 170 विधायकों के समर्थन में सरकार बनाने का दावा राज्यपाल से पेश किया और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने शिवसेना के एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं श्री देवेंद्र फडणवीस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है यूक्रेन व मोल्दोवा यूरोपीय संघ की सदस्यता हेतु सदस्य देशों की सहमति। तो देखिए, 17 जून 2022 को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए यूक्रेन और मोल्दोवा के आवेदनों को संघ की कार्यकारिणी ने संस्तुति प्रदान किया, जिसका अनुमोदन 23 जून को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के सभी देशों ने, सदस्य देश जो हैं उन्होंने किया। देखा जाए तो जो यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं वो है उर्सुला वॉन डेर लियन। अब देखिए तो 28 फरवरी 2022 को रूस के हमले के 4 दिन के बाद यूरोपीय संघ की जो सदस्यता के लिए आपको औपचारिक रूप से आवेदन दिया गया यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया के द्वारा। और यूरोपीय संघ की जो ताज़ा निर्णय हुई उसमें यूक्रेन और मोल्दोवा 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए पहली सीढ़ी पर चढ़ गए हैं, किंतु
इसके लिए लंबी प्रक्रिया उन्हें अभी पूरी करनी है। ठीक है, एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि देखा जाए तो टर्की ने 1999 से ही यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक इस लक्ष्य तक वो नहीं पहुंच सका है। ठीक है, देखिए इसमें है कि जॉर्जिया के मामले में भी अभी कोई निर्णय यूरोपीय संघ ने नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वामपंथी गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति निर्वाचित। तो देखा जाए तो 19 जून 2022 को लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव में वामपंथी नेता गुस्तावो पेट्रो दूसरे दौर के मतदान में अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार रोडोल्फो हर्नांडेज को पराजित किया। देखिए ये दूसरा जो कहा जाए, मतलब दूसरा दौर में, तो पहला दौर में क्या हुआ? पहला दौर में ये हुआ कि किसी भी उम्मीदवार को विजय के लिए जो आवश्यक न्यूनतम 50% मत लाने थे, उसमें मत नहीं आ सके। ठीक है, पहला जो दौर था उसमें नहीं आ पाया, और सर्वाधिक मत जो प्राप्त किए थे दो उम्मीदवार, उसमें आपको गुस्तावो पेट्रो और रोडोल्फो हर्नांडेज, ये दोनों जो है वो सर्वाधिक मत प्राप्त किया था, इसलिए इन दोनों को दूसरे दौर में लाया गया, बाकी सबको हटा दिया गया। ठीक है, सिर्फ ये दोनों ही दूसरे दौर में आए, और इस दूसरे दौर के इलेक्शन में गुस्तावो पेट्रो, जो कि हिस्टोरिया पैक्ट फॉर कोलंबिया के हैं, उन्होंने 50.44% मत प्राप्त किए, जबकि रोडोल्फो हर्नांडेज को 47.31 मत प्राप्त हुआ। ठीक है, प्रतिशत में। और फिर देखा जाए तो गुस्तावो पेट्रो के बारे में अगर हम लोग देखें तो 17 वर्ष की आयु में ही एक गोरिल्ला संगठन है जिसका नाम है 19th ऑफ अप्रैल मूवमेंट M19 से जुड़ गए थे, और 1970 के चुनाव में हिंसा के माध्यम से सत्ता हथियाने का आह्वान भी किया था। M19 के द्वारा किया गया था इसे, और ये वामपंथी नेता जो गुस्तावो पेट्रो हैं वो जेल भी गए हैं। फिर 1990 में इनकी जो गोरिल्ला संगठन है M19, उसको एक राजनीतिक दल के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बोंग मार्कोस फिलीपींस में नए राष्ट्रपति। बोंग मार्कोस कौन है? तो ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। 30 जून को फिलीपींस के जो पूर्व तानाशाह शासक थे फर्डिनांड मार्कोस, और ये उन्हीं के पुत्र हैं बोंग मार्कोस जूनियर, ये देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। फर्डिनांड मार्कोस सीनियर जो थे वो 1965 से 1986 तक देश में राज किया है उन्होंने। उनकी तानाशाही शासन की वजह से इनमें धन की लूट और मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन के लिए इन्हें याद किया जाता है। 1986 में उन्हें अपने परिवार को साथ लेकर देश छोड़कर भागना पड़ा था। 1986 में जब वहाँ पर उनको देश छोड़कर भागना पड़ा, और 5 वर्ष के बाद मार्कोस परिवार स्वदेश लौटा, और हाल ही में हुआ यूं कि सोशल मीडिया पर धुआंधार प्रचार अभियान चलाया। फिर 9 मई 2022 को राष्ट्रपति चुनाव में अपनी PFP पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 58.8% मत प्राप्त कर ये निर्वाचित हुए। फिर है कि 2016 से राष्ट्रपति रहे जो रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे हैं, उनकी पुत्री सारा ड्यूटेर्टे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ी जिसमें वह विजय रही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स 14वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से संपन्न। तो देखा जाए तो 23-24 जून 2022 को ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ, जिसका थीम था उच्च गुणवत्ता वाली बड़ी साझेदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत, जिसे इंग्लिश में कहा जाए तो फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए तो इसमें जो सभी देशों के जो वर्चुअल तरीके से, एक्चुअली ये वर्चुअल तरीके से सम्मेलन हुआ था और सभी सदस्य देश इसमें शामिल हुए थे, ब्रिक्स के सभी सदस्य देश, जैसे कि ब्राज़ील, तो ब्राज़ील से आए थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ठीक है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? जायर बोल्सोनारो। ठीक है, फिर आपको रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे।
इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। फिर आपको साउथ अफ्रीका जो है वहाँ के आपको राष्ट्रपति हैं साइरल रामाफोसा, ये सब शामिल हुए थे। ठीक है। फिर देखिए, व्यापार, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, स्वास्थ्य, परंपरागत औषधियों, पर्यावरण आदि के अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय मंच पर ब्रिक्स देशों में आपसी सहयोग आदि के मुद्दे पर चर्चा विषय में शामिल थे। फिर देखा जाए तो ब्रिक्स द्वारा स्थापित जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता में 4 और देश जोड़ने तथा इसकी क्षेत्रीय कार्यालय भारत में स्थापित किए जाने का स्वागत इस घोषणा पत्र में किया गया। ठीक है। फिर अगले वर्ष जो ब्रिक्स का जो 15वां शिखर सम्मेलन होगा, इस बार उसकी मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि G7 का 48वां शिखर सम्मेलन। तो देखिए, ये 27 से 28 जून को हुआ। विश्व की औद्योगिक रूप से जो संभव 7 देशों के समूह है जिसे G7 कहा गया है, उसमें 48वां शिखर सम्मेलन जो है वो जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज की मेजबानी में स्लॉस एल्मो में संपन्न हुआ। ठीक है। अब देखिए, शिखर सम्मेलन में भागीदारी देशों के रूप में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत को आमंत्रित किया गया है। ठीक है। और यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें यूक्रेन के पुनः निर्माण में मदद के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए रूसी तेल के आयात के पश्चात अब रूस से सोने का आयात भी उसे प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया गया है G7 के नेताओं के द्वारा। ठीक है। फिर देखा जाए तो चीन की महत्वाकांक्षी जो BRI प्रोजेक्ट है, जिसको BRI परियोजना कहते हैं, मतलब कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके सटीक जवाब के लिए G7 देशों ने संपूर्ण विश्व में अगले कुछ वर्षों में ढांचागत परियोजनाओं पर $600 अरब खर्च करने का कार्यक्रम का घोषणा किया गया है। ठीक है। G7 का जो आगामी 49वां शिखर सम्मेलन है, 49वां शिखर सम्मेलन G7 का जो आगामी होगा वो होगा 2023 में, और होगा वो जापान में। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। मतलब विश्व में रहने योग्य जो अच्छे शहर हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई है, और इसका 5 प्रमुख मानदंड है, उसी के आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है। तो पहला है इसमें स्टेबिलिटी, इसका भारांश है 25%। फिर दूसरा है संस्कृति और परिवार, इसमें भारांश है 50%। फिर है आपको हेल्थ केयर में भारांश है 20%। शिक्षा यानी एजुकेशन में भारांश है 20%। और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है 20%। ये 5 सेक्टर हैं जिसके कारण ये शहरों का जो रैंकिंग जारी किया गया है, मानदंड है। ठीक है। फिर देखिए, सूचकांक में जो कुल शहर शामिल थे, इसमें आपको 173 शामिल थे। फिर आपको इस सूचकांक में भारत के 2 शहर जो हैं, मतलब दिल्ली 112वें स्थान पे और मुंबई 117वें स्थान पर शामिल हैं। इसी में आगे है कि सूचकांक में प्रथम 5 शहर, तो सूचकांक में प्रथम 5 शहर में पहला स्थान पे आता है वियना आपको ऑस्ट्रिया में है। ठीक है। मान है इसका 99.1। फिर आपको दूसरा है कोपेनहेगन डेनमार्क में है, 98 है इसका मान। फिर आपको ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है 96.3। फिर आपको कैलगरी का है 96.3। फिर है आपको वैंकूवर में है आपको 96.1। ठीक है। और रहने के लिए जो सबसे कम उपयुक्त शहर है उस सूचकांक में शामिल है वो 3 स्थान है आपको दमिश्क 173वां स्थान पे। फिर 172वें स्थान पे है आपको लागोस जो कि नाइजर में है। फिर 171वें स्थान पे है लीबिया का त्रिपोली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। तो देखा जाए तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी में स्थित है। ठीक है। सूचकांक में कुल देश है 163। प्रथम 5 स्थान जो है उसमें आपको आइसलैंड पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पे आयरलैंड है और
चौथे स्थान पर आपको डेनमार्क है और 5वें स्थान पर ऑस्ट्रिया है। ठीक है, फिर है आपको सूचकांक में सबसे अंतिम 3 स्थान, तो 163 पे है अफगानिस्तान, 162 पे है यमन और 161 पे है सीरिया। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 है। फिर आपको कुछ अन्य प्रमुख देशों की रैंकिंग देखें तो जर्मनी आपको 16वें स्थान पर है, फिर आपको मलेशिया 18वें स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया 27वें स्थान पर है, संयुक्त अरब अमीरात जो है वो 60वें स्थान पर है और फ्रांस 65वें स्थान पर है, अमेरिका 129वें स्थान पर है। ठीक है, और अगर भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखें हम लोग तो भारत के पड़ोसी देशों में आपको भूटान है 19वें स्थान पे, नेपाल है 73वें स्थान पे है, चीन है आपको 89वें स्थान पे, श्रीलंका है 90 स्थान पे, बांग्लादेश है 96वें स्थान पे और 139 पे है म्यांमार और 163 पे है अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022। तो देखा जाए तो जून 2022 में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 2022 में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की गई। ठीक है, वायु प्रदूषण, पेयजल गुणवत्ता, वृक्षादित क्षेत्र, न्यूट्रोजन संतुलन, जीव संरक्षण आदि मानकों के आधार पर ये पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी किए गए हैं। सूचकांक में कुल 180 देश शामिल हैं। भारत का स्थान 180वां, मतलब सबसे आखिरी रैंक भारत का ही है। पर्यावरण संरक्षण सूचकांक 18.90 मान भारत को मिला और सबसे निचले स्थान पर रहा। पिछले साल 180 में ये 168वें स्थान पे था। ठीक है, कारण बताया गया कि एयर क्वालिटी के बेहद खतरनाक स्तर तथा ग्रीन हाउस गैसों की तेजी से बढ़ रहे उत्सर्जन के कारण भारत सबसे निचले स्थान पर है। सूचकांक में प्रथम 5 देश देखें तो पहले स्थान पे है आपको डेनमार्क, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे फिनलैंड, चौथा पे माल्टा और 5वां पे स्वीडन है। और सूचकांक में जो अंतिम 3 देश हैं उसमें आपको 180वें स्थान पे भारत, 179वें स्थान पे है म्यांमार और 168वें स्थान पे है वियतनाम। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्लैटिनम जुबली का समारोह मनाया गया। ठीक है, 70 वर्ष उन्होंने अपने कार्यकाल का पूरा कर लिया, इसलिए प्लैटिनम जुबली मनाया गया। तो देखा जाए तो 6 फरवरी 1992 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज सिंहासन पर आसीन हुई थी। फिर 2 जून 1953 को उनका ब्रिटेन की महारानी के रूप में राज्याभिषेक किया गया और शासन के 70 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक विशेष प्लैटिनम जुबली समस्त ब्रिटेन के साथ साथ अन्य राष्ट्रमंडल देशों में भी 2 से 5 जून 2022 को मनाया गया। फिर 5 जून को इसे बृहद आयोजन का समापन आपको बिग जुबली लंच के साथ किया गया। ठीक है, प्लैटिनम जुबली के उपलक्ष्य में महारानी का सोने का रथ लंदन की प्रमुख शहरों पर दिखाई दिया, किंतु इस पर सवारी जो है वो महारानी नहीं कर रही थी, उनकी होलोग्राम इमेज लगाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है कि 20 वर्षों के अंतराल के पश्चात ब्रिटेन के शाही खानदान को यह स्वर्ण रथ जो है वो ब्रिटेन के शाही खानदान का स्वर्ण रथ ब्रिटेन के सड़कों पर देखा गया है 20 वर्ष के बाद। फिर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की ऐसी पहली महारानी या सम्राट है जिनके शासन की प्लैटिनम जुबली वहाँ मनाई गई है। ठीक है, और देखा जाए तो सितंबर 2015 में अपनी परदादी क्वीन विक्टोरिया को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। ब्रिटेन में सर्वाधिक समय तक शासन में रहने का रिकॉर्ड स्थापित किया उन्होंने। 70 वर्ष तक राज सिंहासन पर रहते हुए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से अमेरिका के 14 राष्ट्रपतियों ने भेंट किया और ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्री भी इस काल के दौरान बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रक्षा संबंधों में विस्तार हेतु भारत मलेशिया वार्ता। तो देखिए 27 जून को भारत और मलेशिया के बीच रक्षा संबंधों के विस्तार के लिए दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच एक वार्ता संपन्न हुई।
वार्ता में उन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया जिसमें भारत के रक्षा उद्योग मलेशिया के साथ सहयोग कर सके। फिर मलेशिया इंडिया डिफेंस कॉरपोरेशन मीटिंग, जिसे मिडकॉम कहते हैं, में दोनों रक्षा मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग को चिन्हित किया और इसे और आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि हंगरी के कसाब कोरोशी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित। तो देखा जाए तो 7 जून 2022 को हंगरी के कसाब कोरोशी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए। ठीक है, 77वें सत्र जो है वो 13 सितंबर 2022 को प्रारंभ होगा। ठीक है, और महासभा के अध्यक्ष पद हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अलग अलग क्षेत्र आपको अफ्रीका, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई तथा पश्चिमी यूरोप व अन्य देश, और इन सभी का बारी बारी से एक व्यक्ति का चयन होता है प्रतिवर्ष और जून माह में उन्हें नियुक्त किया जाता है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य है वो कुल 193 सदस्य है, जिसमें आपको अभी तक केवल 4 महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसमें 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे। तो देखा जाए तो 1 जनवरी 2023 से 2 वर्ष के लिए, मतलब 2023 और 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होंगे। और इसमें आपको देखें तो पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र से आपको स्विट्जरलैंड को चुना गया, पश्चिमी यूरोप एवं अन्य देशों के क्षेत्र से माल्टा, एशिया प्रशांत क्षेत्र से जापान, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई क्षेत्र से इक्वाडोर और अफ्रीका क्षेत्र से मोजाम्बिक शामिल है। ठीक है, ये 5 देश जो है आपको भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे का स्थान लेंगे। इनका 2 वर्ष का कार्यकाल जो है वो 31 दिसंबर 2022 को पूरा होगा। ठीक है, इसमें मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड ऐसे देश हैं जो कभी भी सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं हुए हैं, और जापान जो है 12 बार, वो सर्वाधिक है अस्थायी सदस्य के रूप में, अब तक सर्वाधिक है वो है 12 बार जापान का। फिर इक्वाडोर 3री बार, माल्टा 2री बार इन्हें ये अवसर मिला है। 1 जनवरी 2023 से 15 सदस्य सुरक्षा परिषद का संरचना देखें तो आपको होगा 5 स्थायी सदस्य, इसमें आपको हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। 5 अस्थायी सदस्य होंगे जिनकी 2 वर्ष की सदस्यता है 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होगी। वो है अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और 31 दिसंबर 2024 को जिसका कार्यकाल समाप्त होगा वो है आपको जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण कोरिया ने पूर्णतः स्वदेशी रॉकेट द्वारा पेलोड का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया। ये 21 जून को दक्षिण कोरिया ने पहली बार स्वदेश निर्मित रॉकेट के जरिए इस पेलोड को अंतरिक्ष की वांछित कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इससे पूर्व 1990 के दशक में दक्षिण कोरिया ने अनेक उपग्रहों का अंतरिक्ष में विभिन्न कक्षा में स्थापित किया था, लेकिन सभी प्रक्षेपण जो है वो विदेशी प्रौद्योगिकी निर्मित रॉकेट के जरिए किया गया था, और इस बार ये स्वदेश निर्मित रॉकेट के जरिए किया गया। ठीक है, इस प्रक्षेपण से अब दक्षिण कोरिया अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता वाले विश्व के गिने चुने देशों की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का 37वां स्थान। तो देखा जाए तो जून 2022 में स्विट्जरलैंड स्थित जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, इसको जारी की गई। अर्थव्यवस्था के निष्पादन, आधारिक संरचना, सरकारी दक्षता एवं कारोबारी दक्षता आदि के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। सूचकांक में कुल 63 देश हैं। भारत का स्थान 37वां है।
पिछले वर्ष की तुलना में 6 रैंक की सुधार हुई है। भारत का प्रथम 5 स्थान जो है उसमें पहले स्थान पे डेनमार्क, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे सिंगापुर, चौथे पे स्वीडन और 5वें पे हांगकांग है। सूचकांक में नीचे से 3 राष्ट्र देखें तो वेनेजुएला 63वें स्थान पे है, अर्जेंटीना 62वें स्थान पे है, मंगोलिया 61वें स्थान पे है। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर। इसमें पहला है 2022-23 की खरीद उपजों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये खरीद हो गया, ये खरीफ होगा, ठीक है। खरीफ उपज के लिए 8 जून 2022 को 2022-23 के उपयोग के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी कहते हैं, इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, उसकी घोषणा की गई, ठीक है। खरीफ उपजों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको देखा जाए तो पहला है आपको धान। सामान्य में धान सामान्य जो है आपको 2022-23 के लिए 2040 है। समर्थन मिनिमम समर्थन मूल्य 2040 है, जो कि 2021-22 में 1940 था। इसमें आपको 100 रुपये प्रति क्विंटल का वृद्धि हुआ है, ठीक है। धान में 100 रुपये प्रति क्विंटल का वृद्धि किया गया है और लागत जो है वो 1360 रुपये प्रति क्विंटल होता है, जो कि लागत पर प्रतिफल जो है प्रतिशत का वो है 50%। फिर धान ग्रेड ए में जाएंगे तो उसका है 2060 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। और इसमें भी 100 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य में, ठीक है। फिर आपको ज्वार जो हाइब्रिड क्वालिटी का होगा वो होगा 2970 का, ठीक है। 2970 हो गया है, जो कि 2738 था, मतलब इसमें 232 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि किया गया है ज्वार हाइब्रिड में, ठीक है। फिर आपको ज्वार मलडांडी में 2990 रुपये का है, जो कि 2758 था, इसमें भी 232 का वृद्धि किया गया है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बाजरा देखें तो बाजरा में आपको 85% का प्रतिफल है, ठीक है। बाजरा में 85% का प्रतिफल है, क्योंकि बाजरा आपको 2350 रुपये प्रति क्विंटल है, और जो कि 2250 था, इसमें 100 रुपये का वृद्धि हुआ है, ठीक है। 2022-23 में जो उपज का उत्पादन लागत होता है इसमें ये होता है 1268 रुपये। 1268 रुपये इसका उत्पादन का लागत है और 2350 रुपये से मिल रहा है, मतलब लगभग 85% का प्रतिफल है, ठीक है। इसी तरह से आपको रागी है 3578 पे, फिर मक्का 1962 रुपये है, ये सब एमएसपी है। तूर यानी अरहर है आपको 6600 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट है कि मई 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 15.88% और ये 31 वर्षों का सर्वोच्च स्तर पे है। देखा जाए तो खुदरा मूल्य सूचकांक मतलब सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके आधारित जो मुद्रास्फीति की अंतिम दर है मई 2022 में वो है 7.04%। और थोक मूल्य सूचकांक मतलब WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसका जो आधारित मुद्रास्फीति का अंतिम दर मई 2022 में है वो है 15.88% के स्तर तक पहुंचा है, ठीक है। और वर्ल्ड WPI जो है मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसकी सूचनाओं में जो पुरानी श्रृंखला है, मतलब आधार वर्ष जो है इसका 2004-2005 का इसका आधार वर्ष है, इसका 31 वर्षों में ये सर्वोच्च स्तर पर है। पिछले 31 वर्षों के ये सर्वोच्च स्तर पर है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रेपो रेट और अन्य संबंधित बैंकिंग दरों में पुनः वृद्धि। तो देखिए रेपो रेट के बारे में, तो ये 8 जून 2022 की स्थिति है 4.90, लेकिन अगर देखा जाए अप्रैल का 8 अप्रैल 2022 का तो ये 4% था। 4 मई को ये 4.40 हुआ और इस बार 0.5 का बढ़ोतरी करके इसको 4.90 कर दिया गया है रेपो रेट को। और रिवर्स रेपो रेट है भी जो है 3.35, ये पहले भी वही था अभी भी वही है, मतलब इसको चेंज नहीं किया गया है। अब देखा जाए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जिसे SDF रेट कहते हैं, वो भी बढ़ा है, अब हो गया है 4.65, जो कि अप्रैल 2022 में 3.75 था। फिर मई 2022 में ये 4.15 हो गया और 8 जून को ये 4.65 हो गया, मतलब इसमें भी 0.5 का बढ़ोतरी किया गया है। फिर है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF रेट को देखें तो ये अप्रैल में 4.25 था, मई में ये 4.65 हुआ और अब
8 जून को ये 5.15% कर दिया गया है। फिर बैंक रेट भी आपको बढ़ा है। बैंक रेट जहां 4.25 से फिर 4.65 किया गया और अब 5.15 किया गया, इसमें भी 0.5 का बढ़ोतरी है। ठीक है, उसी तरह से देखें तो सीआरआर जो है पहले 4% था, फिर 4.50 और अब 4.50 वही है। फिर संविधिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर, ठीक है, एसएलआर जो है उसमें देखा जाए तो 8 अप्रैल को ये 18% था, फिर आपको 4 मई को ये 18% था और अभी भी 18% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2021-22 के दौरान देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में भारी गिरावट। देखा जाए तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ठीक है, देखा जाए तो ये जो भारी गिरावट आई है उसमें आपको टेलीफोन कनेक्शन की अभी जो कुल संख्या है, मतलब 31 मार्च 2022 की स्थिति बताएं तो टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या वायरलेस जो है वो है 114.21 करोड़ है। ठीक है, फिर आपको वायर लाइन वाला 2.48 करोड़ है और टोटल योग मतलब टोटल कनेक्शन अगर देखें हम लोग दोनों मिलाकर तो 116.69 करोड़ कनेक्शंस हैं। ठीक है, फिर शहरी उपभोक्ता के बारे में देखें तो शहरी उपभोक्ता है 62.42 करोड़ और वायर लाइन में अगर देखें तो 2.29 ये शहरी उपभोक्ता है, यानी टोटल 64.71 करोड़ शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता हैं। और ग्रामीण उपभोक्ता में देखा जाए तो ग्रामीण में वायरलेस है 51.79 और वायर लाइन है 0.20 करोड़ और टोटल हो गया ग्रामीण क्षेत्र में 51.98 करोड़ कनेक्शंस। टेली डेंसिटी देखें तो ये है 83.1 वायरलेस में और वायर लाइन में 1.81 और योग हो गया इसका 84.88। ठीक है, टेली डेंसिटी मतलब कि प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन का कनेक्शन का जो संख्या होता है उसको हम लोग टेली डेंसिटी कहते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो कुल 100 लोगों में 84.88 लोगों के पास कनेक्शंस हैं। ठीक है, फिर देखें हम लोग शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो 130.17 ये टेली डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्र में जो टेली डेंसिटी है वो है 130.17 और वायर लाइन में है 4.77। मतलब शहरी क्षेत्र में प्रति 100 व्यक्ति के पास 134.94 कनेक्शंस हैं और ग्रामीण क्षेत्र में यही प्रति 100 व्यक्ति पे 58.07 कनेक्शंस हैं। ठीक है, अब देखिए कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में शहरी उपभोक्ता का प्रतिशत देखा जाए तो यह है 55.45%। ठीक है, शहरी उपभोक्ता का प्रतिशत है 55.45 और ग्रामीण उपभोक्ता का प्रतिशत है 44.55 और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या अगर देखें तो वो है 78.83। ठीक है, करोड़ों में। चलिए अब नेक्स्ट देखें। उसी टॉपिक में आगे है कि भारत में विभिन्न दूरसंचार मंडलों में टेली डेंसिटी अगर प्रति 100 व्यक्तियों पर देखा जाए तो टेलीफोन कनेक्शन की संख्या देखिए बिहार में यानी कि मार्च 2022 की स्थिति में बिहार में 52.88 कनेक्शन है। मतलब कहने का कि प्रति 100 व्यक्ति पे ये 52.88 कनेक्शन बिहार में है और सर्वाधिक जो सबसे अधिक कनेक्शन देखा जाए तो ये दिल्ली में है। प्रति 100 व्यक्ति पे 267.64 कनेक्शन है। हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति पे 138.44 कनेक्शन है। फिर आपको 125.15 कनेक्शन केरल में है प्रति 100 व्यक्ति पे। पंजाब में आपको 119.41 कनेक्शन है। ठीक है, और सबसे कम बिहार में है। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें आगे हम लोग कि जो मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की जो हिस्सेदारी है अगर उसको देखें हम लोग तो रिलायंस जियो सबसे पहले आता है। रिलायंस जियो के पास जो मार्च 2022 की स्थिति देखें तो ये 35.37% मार्केट शेयर जो है जो टेलीफोन कनेक्शंस के उस दूरसंचार कंपनी में, तो ये है रिलायंस कंपनी का। रिलायंस कंपनी के पास 35.37% की हिस्सेदारी है मार्केट का। फिर भारती एयरटेल दूसरे नंबर पे आती है जिसके पास 31.54% का हिस्सेदारी है पूरे 100% कनेक्शंस में। और वोडाफोन आइडिया के पास
0.83% है, BSNL के पास 9.96, MTNL के पास 0.28 और रिलायंस कम्युनिकेशन के पास 0.003। देखिए ठीक है, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक वृद्धि पर मुद्रास्फीति व रूस यूक्रेन का युद्ध साया बैंक का रिपोर्ट। देखिए विश्व बैंक का रिपोर्ट हम लोग देखेंगे इस पे। तो जून 2022 में विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो हो रहे दबाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ अन्य अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि का पूर्वानुमान में संशोधन किया है। तो देखा जाए तो जून 2022 की अपनी जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट उसने व्यक्त की है, उसमें हम लोग देखें तो संपूर्ण विश्व में जो प्रमुख अर्थव्यवस्था में जीडीपी वृद्धि दिखाई गई है 2023 का पूर्वानुमान, तो ये है 3%। ठीक है, और विकसित राष्ट्र में 2.2% की वृद्धि दिखाई गई है जीडीपी में। अमेरिका का वृद्धि 2.4%, जापान की वृद्धि 1.3%। ठीक है, अब देखते हैं इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के बारे में। तो इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो हैं, जिसमें पहला स्थान पर आपको चीन को देखा जाए तो ये चीन का है 4.2%। फिर आपको इंडोनेशिया का है 5.2%, रूस का है -2%। ठीक है, रूस का -2% दिखाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इसमें अगर देखें भारत का, तो भारत का ग्रोथ दिखाया गया है 7.1%। ठीक है, सर्वाधिक है 7.1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए लघु बचतों पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए ये मुख्यतः डाकघर के माध्यम से जो की जाने वाली लघु बचत है उस पर ब्याज दर में 2022-23 की दूसरी तिमाही मतलब जुलाई से सितंबर 2022 के लिए कोई परिवर्तन सरकार ने नहीं किया है। बचत खाते पर अभी भी 4% मिलेंगे। 1 वर्षीय सावधि जमा, 2 वर्षीय सावधि जमा या 3 वर्षीय सावधि जमा, इस पर 5.5%। 5 वर्षीय सावधि जमा पे 6.7%। 5 वर्षीय रेकरिंग पे 5.8%। 5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत पे जो कि योजना SCSS है, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, उस पे भी 7.4% है। 5 वर्षीय मासिक आय योजना 6.6%। PPF पे 7.1%। KVP पे मतलब किसान विकास पत्र पे 6.9%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मार्च 2022 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, ये RBI की रिपोर्ट देखते हैं। तो 30 जून 2022 को भारत पर जो विदेशी ऋण की स्थिति के संबंध में अगर रिजर्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की और ये मार्च 2022 के अंत तक की स्थिति है, तो भारत पर कुल विदेशी ऋण जो है वो 620.7 अरब डॉलर का है, जिसमें दीर्घकालिक ऋण आपको 499.1 अरब डॉलर का है। कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण का भाग ये है 80.4%। मतलब जो कुल ऋण है भारत के पास उसमें दीर्घकालिक मतलब लंबे समय के लिए जो ऋण लिया गया है उसमें 80.4% ऋण जो है मतलब लोन जो है वो दीर्घकालिक है। और अल्पकालिक ऋण देखें तो ये है 121.6 अरब डॉलर का। मतलब अगर हम लोग इसको भाग करें मतलब तो इसका हो गया 19.6%। अल्पकालिक ऋण 19.6% और दीर्घकालिक ऋण 80.4%। ठीक है, फिर देखिए जीडीपी की प्रतिशत के रूप में अगर कुल विदेशी ऋण देखें तो वह है 19.9% और कुल विदेशी ऋण में रियायत ऋण का भाग है 8.3%। अब देखा जाए तो मुद्राओं की दृष्टि से जो विदेशी ऋण की संरचना है तो वो देखें तो डॉलर में भारत का 53.2% ऋण है, रुपए मूल्य में 31.2%, SDR में 6.6%, येन में 5.4% और यूरो में 2.9% ये ऋण है। ठीक है, विदेशी ऋण। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम की निजीकरण की प्रक्रिया फिलहाल रुकी। तो देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो तेल विपणन कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग BPCL कहते हैं, तेल विपणन कंपनी BPCL, सरकार का इसमें हिस्सेदारी है 52.98% और ये 52.98% का जो हिस्सेदारी है वो सरकार बेचना चाह रही थी, लेकिन फिलहाल ये प्रक्रिया भी रुक गई है। क्यों? तो एक्चुअली हुआ यूँ कि जो वैश्विक ऊर्जा का बाजार है अभी खराब स्थिति में चल रहा है। कहने का मतलब कि जो उपयुक्त क्रेता नहीं मिला भारत को। ठीक है, BPCL बेचना था लेकिन उपयुक्त क्रेता
नहीं मिल पाया। निजीकरण की इस प्रक्रिया को रोकने की घोषणा अब वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसे दीपम कहते हैं, उसने मई 2022 के अंत में की। मार्च 2020 में सरकार ने हिस्सेदारी बेचने के लिए अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए थे। शुरू में 3 कंपनी और गठबंधन ने ये हिस्सेदारी खरीदने की रुचि व्यक्त की थी, किंतु कोरोना महामारी और बाजार की खराब स्थिति को देखते हुए बाद में इन 3 में से 2 कंपनियों ने अपनी रुचि पत्र मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको वापस ले लिए थे। इसमें आपको एक है वेदांता ग्रुप के लंदन स्थित वेदांता रिसोर्सेज, फिर दूसरा है अपोलो मैनेजमेंट और तीसरा है थिंक गैस। इसमें आपको अपोलो मैनेजमेंट और थिंक गैस इन दोनों ने अपनी अभिरुचि पत्र वापस ले लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में संपन्न। तो देखा जाए तो 11 से 17 जून को वैश्विक व्यापार एवं निवेश निगरानी करने विश्व व्यापार संगठन का ये 12वां मंत्री सम्मेलन जिनेवा में संपन्न हुआ। मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो सामान्यतः 2 वर्ष के अंतराल पे होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण ये सम्मेलन इस बार विलंब से आयोजित हुआ। क्यों? पिछली बार ये 2017 में आयोजित हुआ था ब्यूनस आयर्स में, अर्जेंटीना में, और इस बार ये जिनेवा में 2022 में संपन्न हुआ। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किए। और कोरोना महामारी से उत्पन्न जो समस्या है प्रस्तावित है उसमें मछुआरा सब्सिडी समझौता, ई कॉमर्स को सीमा शुल्क में दे रही छूट, कृषि सब्सिडी आदि के अतिरिक्त WTO में सुधार आदि के इस सम्मेलन में चर्चा में प्रमुख मुद्दे थे। तो देखिए हुआ यूँ कि मछली पालन के मामले में जो विकसित देश हैं वह सब्सिडी समाप्त करने के पक्ष में थे और भारत अन्य विकासशील देशों के साथ ये 25% सब्सिडी को बनाए रखने के पक्ष में थे। ठीक है, देखिए आगे देखें तो इस सम्मेलन की एक बड़ी सफलता कोविड-19 के टीकों के निर्माण पर 5 वर्ष के लिए अस्थायी पेटेंट छूट देने के लिए समर्थन पर रही। इसके तहत मूल निर्माता से मंजूरी लिए बिना टीके का उत्पादन किया जा सकेगा और जो गरीब देश हैं उसको कम कीमत पर टीके मिल सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है करेंसी नोटों की छपाई लागत में वृद्धि। तो देखा जाए तो 10 रुपए के जो करेंसी नोट हैं उसको छापने में अभी 960 रुपये लग रहे हैं, जो कि 2021 में 990 रुपये लगते थे, लेकिन अभी 960 रुपये हैं। 20 रुपये के नोट छापने में 950 रुपये लग रहे हैं। मतलब देखा जाए तो 20 रुपये के नोट छापना भारत सरकार को सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि 20 रुपये के 1000 नोट छापने पे 950 रुपये का लागत आ रहा है और 10 रुपये के 1000 नोट छापने पे 960 रुपये का लागत आ रहा है। ठीक है, 50 रुपये के 1000 नोट छापने पे 1130 रुपये का लागत आ रहा है और 100 रुपये के नोट छापने पे 1770 रुपये आ रहे हैं। 200 रुपये के नोट जो है 1000 नोट छापने में 2370 रुपये का लागत है और 500 रुपये का 1000 नोट छापने में 2290 रुपये का लागत है। और जो 2000 का नोट है वो लगभग बंद ही हो गया है। ठीक है, वो लगभग अब उसकी छपाई बंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं विविध की ओर। पहला है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2022। तो देखा जाए तो 6 से 19 जून को बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास है खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में संपन्न हुआ। कुल 16 देशों की सैन्य टुकड़ियां इसमें भाग ली। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है प्रतिभागी देशों के बीच सहयोग का विकास करने के साथ साथ इन देशों के सशस्त्र बलों के सर्वश्रेष्ठ परिचालन को साझा करना। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव। तो ये 16 से 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन हुआ है शिमला में। देश विदेश के 400 से अधिक साहित्यकारों, फिल्मकारों, पत्रकारों और अनुवादकों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम अब संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम धाराशिव। देखिए 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो महाराष्ट्र की पिछली सरकार थी उसने त्याग पत्र देने से पूर्व ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें राज्य के 2 शहरों का नाम परिवर्तन कर दिया। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियों की ओर। तो नियुक्ति में पहला है कि नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो 2 वर्ष के लिए नीति आयोग के
नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। फिर नेक्स्ट है गुप्तचर ब्यूरो मतलब आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख या निदेशक कौन बने? तो ये बने हैं तपन कुमार डेका और ये भी 2 वर्ष के लिए बने हैं। फिर नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रॉ के निदेशक के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है और ये है सामंत गोयल। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए, तो ये हुए हैं रुचिरा कंबोज। फिर नेक्स्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनकर गुप्ता। फिर नेक्स्ट है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति रंजना देसाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं कृष्ण श्रीनिवासन भारत के हैं जो आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक हैं। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड मतलब सीबीडीटी के नए चेयरमैन, तो ये बने हैं नितिन गुप्ता। फिर नेक्स्ट है कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में अंशकालिक निदेशक, तो ये बने हैं 4 उद्योगपतियों को भारतीय रिजर्व बैंक का मतलब 4 उद्योगपतियों को आरबीआई का अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। उसमें पहले हैं आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के हैं, दूसरा है पंकज पटेल कैडिला हेल्थ केयर के, फिर है रविंद्र ढोलकिया आईआईएम के और वेणु श्रीनिवासन ये टीवीएस मोटर के हैं। इन चारों को अंशकालिक निदेशक बनाया गया है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड का। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान में, जहाँ पहला है आईफा पुरस्कार। आईफा अवार्ड जो है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी, ये 4 जून 2022 को 22वें वार्षिक पुरस्कार का वितरण अबू धाबी में हुआ। और वर्ष 2022 का जो आईफा पुरस्कार के तहत प्रमुख पुरस्कार देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है शेरशाह को और सर्वश्रेष्ठ निदेशक बने हैं विष्णुवर्धन फिल्म शेरशाह के, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विकी कौशल फिल्म सरदार उधम के। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं कृति सेनन फिल्म थी मिमी फिल्म के लिए कृति सेनन को दिया गया है। फिर सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री चुने गए हैं सई ताम्हनकर जो कि फिल्म मिमी के लिए सह अभिनेत्री, और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता चुने गए हैं पंकज त्रिपाठी को जो कि फिल्म लूडो के लिए, और सर्वश्रेष्ठ कहानी ओरिजिनल है अनुराग बासु की फिल्म लूडो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। सर्वश्रेष्ठ कहानी अडेप्टेड ये दिया गया है कबीर खान को और संजय पूरन सिंह चौहान को फिल्म 83 के लिए। ठीक है, फिर आता है सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, तो इसमें देखिए AR रहमान को दिया गया है फिल्म अतरंगी के लिए, और फिल्म शेरशाह से दिया गया है तनिष्क बागची, जसलीन रायल, जावेद मोहसिन, विक्रम मोत्रोशे और बी प्राक को। ठीक है, इन लोगों को दिया गया है और जानी को, ये सब फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ गीतकार है फिल्म 83 के लिए कौसर मुनीर, लहरा दो जो सॉन्ग था उसके लिए। फिर है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, ये जुबिन नौटियाल को दिया गया है, राता लंबिया गाना शेरशाह फिल्म का है। ठीक है, फिर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका दिया गया है आशीष कौर को जो कि राता लंबिया गाना शेरशाह फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता बने हैं अहान सेठी फिल्म तरप के लिए। सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री बनी है सरवरी बाद बंटी और बबली 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा यानी स्क्रीन प्ले ये दिया गया है फिल्म शेरशाह के और संदीप श्रीवास्तव को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है योग के पुनर्नयन एवं विकास हेतु प्रधानमंत्री के पुरस्कार 2022। तो देखा जाए तो 20 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल की घोषणा की गई। व्यक्तिगत राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में देखा जाए तो विजेता हैं भिकू संगसेना लद्दाख के हैं। व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में विजेता हैं मार्कोस विनिशियस रोजो रॉड्रिग्स जो कि ब्राज़ील के हैं। संस्थागत राष्ट्रीय श्रेणी के विजेता हैं डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड के। संस्थागत अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के विजेता हैं ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, और पुरस्कार राशि जो दिया गया है वो दिया गया है 25-25 लाख रुपए, ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। तो देखा जाए तो 24 जून 2022 को वर्ष 2022 की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता का आयोजन वाशिंगटन में हुआ। विजेता है खुशी पटेल,
ब्रिटेन की बायोमेडिकल की छात्रा हैं। प्रथम उपविजेता वैदेही डोंगरी अमेरिका के, और द्वितीय उपविजेता है श्रुति माने। ठीक है, प्रथम उपविजेता वैदेही डोंगरी और द्वितीय उपविजेता है, ठीक है, उपविजेता श्रुति माने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं निधन की ओर, जहां पहला है पल्लोनजी मिस्त्री। फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस के नाम से प्रसिद्ध जाने माने उद्यमी पल्लोनजी मिस्त्री सापूरजी पल्लोनजी ग्रुप के चेयरमैन हैं और इनका 93 ईयर्स के एज में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है वरिंद्र सिंह। वरिंद्र सिंह जो हैं वो भारत के पूर्व वर्षों के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी। वरिंद्र सिंह का 75 वर्ष की आयु में जालंधर में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है हरिचंद। हरिचंद जो है वो बैंकॉक एशियाई खेलों में पुरुषों की 5000 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक तथा 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में 10,000 मीटर के दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट हरिचंद का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे पुस्तक की ओर, यानी बुक्स। बुक्स में पहला है अ प्लेस कॉल्ड होम। इसके लेखक हैं प्रीति सेनॉय। फिर नेक्स्ट है इट स्टार्ट्स विथ अस। इसके लेखक हैं कोलिन हूवर। फिर नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेरर। इसके लेखक हैं हिलेरी रोधम क्लिंटन व लुइस पैनी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर, जहां पहला टॉपिक है जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने टुर्कू फिनलैंड में एक एथलीट मीट में 89.30 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और नीरज चोपड़ा इस स्पर्धा में रजत पदक जीत सके हैं। जो स्वर्ण पदक विजेता हैं वो है ओलिवर हेलेंडर। इन्होंने 89.83 मीटर भाला फेंका और ये फिनलैंड के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूएस ओपन गोल्फ 2022। यूएस ओपन जो गोल्फ का है 2022 में, उसमें विजेता है मैट फिट्जपैट्रिक, ये इंग्लैंड के हैं। यहाँ दूसरा स्थान रहा विल जेलाटोरिस का, जो कि अमेरिका के हैं, और तीसरा स्थान है स्कॉटी सैफलर का, जो कि अमेरिका के हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन 2022। तो ये 14 से 19 जून 2022 को जकार्ता में संपन्न हुआ। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन 2022 जो है, जो 14 से 19 जून को हुआ जकार्ता में, उसमें पुरुष एकल में विजेता हैं उप विजेता है झाओ जुनपेंग, जो कि चीन के हैं। महिला एकल में विजेता है ताई तजियुइंग, चीनी ताइपे के, और उप विजेता है वांग झीई, चीन के। पुरुष युगल में विजेता हैं लिू यूचेन एवं ओ सुआनी, दोनों चीन के हैं। उप विजेता है चोई सो गियू और किम वोन हो, दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। महिला युगल में देखें तो विजेता है नामी मत्सुयामा एवं चिहारू सीदा, ये दोनों जापान के हैं। और उप विजेता है यूकी फुकुशिमा एवं साइका हिरोता, दोनों जापान के हैं। मिश्रित युगल में देखें तो विजेता है झेंग सिवेई एवं हुआंग याकयोंग, दोनों चीन के हैं। ठीक है, और उप विजेता है यूता वातानाबे एवं अरीशा हिगासिनो, दोनों जापान के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका महिला T20 श्रृंखला 2022। तो ये जून 2022 में भारत की महिला क्रिकेट टीम 3 T20 मैच की श्रृंखला खेलने श्रीलंका गई थी। विजेता रहे भारत 2-1 से, और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हरमनप्रीत कौर, जो कि भारतीय कप्तान हैं। फिर नेक्स्ट है इंग्लैंड न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज 2022। तो देखा जाए तो जून 2022 में न्यूजीलैंड की टीम 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने इंग्लैंड गई थी। विजेता है इंग्लैंड 3-0 से। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत दक्षिण अफ्रीका T20 श्रृंखला 2022। तो देखा जाए तो जून 2022 में दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम 5 T20 मैच खेलने भारत आई थी। श्रृंखला 2-2 से बराबर रही और पहली बार भारत की कप्तानी की थी ऋषभ पंत ने। 14 जून की श्रृंखला का जो 5वां मैच था वो वर्षा के कारण बाधित हो गया। नेक्स्ट है भारत आयरलैंड T20 श्रृंखला 2022। तो देखा जाए तो 2 T20 मैच खेलने भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड के दौरे पर गई थी। विजेता है भारत 2-0 से,
और इस श्रृंखला में भारत की कप्तानी की थी हार्दिक पांड्या ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए दीपक हुड्डा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है दीपक हुड्डा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज। तो देखिए 28 जून को डबलिन में आयरलैंड के विरुद्ध T20 मैच में 104 रन की पारी खेली थी दीपक हुड्डा ने, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह 86वां शतक था और विश्व के 70वें क्रिकेटर बने एवं भारत के चौथे क्रिकेटर बने जिन्होंने T20 में सेंचुरी लगाई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में ये 86वां शतक था और विश्व के ये 70वें क्रिकेटर थे जिन्होंने शतक लगाया था। भारत के चौथे क्रिकेटर हैं। भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाए हैं उसमें रोहित शर्मा है जिन्होंने 4 बार शतक लगाया है T20 में, KL राहुल 2 बार शतक लगाया है T20 में और सुरेश रैना ने 1 बार सेंचुरी लगाया है T20 में। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि राहुल श्रीवास्तव पी जो हैं वो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने। ये तेलंगाना के 19 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव जो हैं वो शतरंज में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मिताली राज का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। तो देखा जाए तो 8 जून को भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 26 जून 1999 को 17 वर्ष की आयु में आयरलैंड के विरुद्ध एक दिवसीय मैच से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के करियर की शुरुआत की थी। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में टेस्ट में कुल 12 मैच खेले, 1 शतक, उच्चतम स्कोर रहा इनका 214 और कुल रन इन्होंने लगाए 699। फिर एक दिवसीय मैच इन्होंने 232 मैच खेले, 7 शतक, कुल 7805 रन अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय में ये सर्वाधिक है। फिर T20 मैच इन्होंने 89 मैच खेले, उच्चतम स्कोर रहा 97 और कुल 2364 रन इन्होंने बनाए हैं T20 में। 2003 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 2015 में पद्मश्री और 2021 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2017 में विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी इन्हें घोषित किया गया। ठीक है, ये मिताली राज है जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2021-22 मध्य प्रदेश पहली बार विजेता। तो देखा जाए तो 17 फरवरी से 26 जून तक 38 टीमों के बीच 65 मैच खेले गए। विजेता रहा मध्य प्रदेश, पहली बार विजेता रहा मध्य प्रदेश और उप विजेता जो मुंबई है वो 41 बार जीत चुका था। ठीक है, लेकिन इस बार हार चुका है और इस बार मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीत ली। फिर इस सत्र में सर्वाधिक रन जो है वो सरफराज खान ने बनाया, 982 रन इन्होंने बनाया पूरे सीरीज में और ये मुंबई की ओर से खेलते हैं। इस सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने वाले थे शम्स मुलानी, 45 विकेट इन्होंने लिए, ये भी मुंबई से है। चलिए नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाने का जसप्रीत बुमराह का विश्व रिकॉर्ड। तो देखा जाए तो 1 से 5 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में खेले गए भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मैच था उसमें भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी संभाले हुए थे जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाजी में 2 जुलाई को ये विश्व रिकॉर्ड बनाए। देखा जाए तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक ओवर में 29 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट के विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 29 रन बनाए। इस ओवर में कुल 35 रन बने थे जिसमें से 6 अतिरिक्त था और बल्ले से 29 रन बनाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हॉकी एशिया कप 2022 भारत को कांस्य पदक। तो देखा जाए तो जून 2022 में 11वां हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट इंडोनेशिया में जकार्ता में संपन्न हुआ। इस हॉकी एशिया कप 2022 का जो विजेता है वो है दक्षिण कोरिया, 2-1 से विजय रहा और इसने 5 बार यह टूर्नामेंट मतलब हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट जो है दक्षिण कोरिया ने जीता है। उप विजेता है मलेशिया। चलिए नेक्स्ट है क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप 2022। तो देखा जाए तो 13 से 19 जून को 119वीं क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप लंदन में संपन्न हुआ। एकल विजेता है मार्टिनियो बारेटिनी जो कि इटली के हैं। उप विजेता है फिलिप क्राजिनोविक सर्बिया के। युगल में देखा जाए तो निकोला मैक्टिक और मेट पैविक ये क्रोएशिया के हैं जो विजेता रहे और उप विजेता में है
लॉयड ग्लासपुल ब्रिटेन के और हैरी हेलियोवाड़ा, ये है उपविजेता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जर्मन ओपन 2022। ये 13 से 19 जून को बर्लिन यानी जर्मनी में, बर्लिन जो जर्मनी में है, महिलाओं की जर्मन ओपन टेनिस टूर्नामेंट संपन्न हुआ। विजेता है महिला एकल में ओन्स जेबियोर जो कि ट्यूनीशिया के हैं। उपविजेता है बेलिंडा बेंसिक जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। फिर युगल में देखें, महिला युगल में तो स्टॉर्म सैंडर्स ऑस्ट्रेलिया के और कैटरीना सिमियाकोवा चेक गणराज्य के हैं जो विजेता रहे। नेक्स्ट है मालोर्का चैंपियनशिप 2022। तो देखा जाए तो ये 20 से 26 जून को 2022 को स्पेन में सांता पोंसा में पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट संपन्न हुआ। विजेता हैं एकल में स्टेफानोस सित्सिपास जो कि ग्रीस के हैं। उपविजेता है रॉबर्टो ब्यूटिस्टा आगुट स्पेन के। युगल में देखें तो राफेल माटोस ब्राज़ील के और डेविड वेगा हर्नांडेज स्पेन के, ये विजेता रहे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ओपन 2022। फ्रांसीसी ओपन 2022 जो है वो 22 मई से 5 जून 2022 को पेरिस में खेला गया और इसमें जो एकल में विजेता हैं वो है राफेल नडाल स्पेन के और उपविजेता रहे कैस्पर रूड नॉर्वे के। महिला एकल में विजेता है ईगा सियाटेक पोलैंड के। उपविजेता है कोको गॉफ अमेरिका के। पुरुष युगल में विजेता है मार्सेलो ओरेवेलो। ठीक है, चलिए इसको पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 के मुख्य दौर में पहुंची 32 टीमें। 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 को वर्ष 2022 के 22वें फीफा विश्व कप का आयोजन कतर की मेजबानी में होना है। ठीक है, और देखा जाए तो इसमें 5 फुटबॉल परिसंघों की कुल 32 टीम इसमें भाग लेंगी। शुभंकर होगा लाइव, और लाइव जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। 28 दिनों में कुल 64 मैच खेले जाएंगे और अगला फीफा विश्व कप जो होगा वो होगा 2026 में, जो कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फार्मूला 1 रेस। तो फार्मूला 1 रेस में देखा जाए तो अजरबैजान ग्रैंड प्री, ये एम वर्स्टापेन जो रेडबुल के हैं वो विजेता रहे और उपविजेता भी रेडबुल के ही हैं एस पेरेज। फिर कैनेडियन ग्रैंड प्री, ये एम वर्स्टापेन इसमें भी विजेता हैं रेडबुल के, और सीसेन जूनियर गिलेज विलेनेव ये फरारी के हैं जो उपविजेता रहे। नेक्स्ट है खेलो इंडिया युवा खेलों में हरियाणा का पहला और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान। तो ये देखा जाए तो 4 से 13 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का चौथा संस्करण आयोजन हरियाणा में पंचकुला में संपन्न हुआ। विभिन्न खेलों में देश भर के 8,500 से अधिक खिलाड़ी, कोच एवं सहयोगी स्टाफ 10 दिन चलने वाले इन खेल में शामिल रहे। फिर देखा जाए तो 1 नंबर पे हरियाणा ने कुल 137 पदक जीते, जिसमें 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य हैं। दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, कुल 125 पदक, 45 स्वर्ण, 40 रजत और 40 कांस्य। तीसरा है कर्नाटका के पास है 67 पदक, 22 स्वर्ण, 17 रजत और 28 कांस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट करिएगा तो मुझे पता चलेगा क्या गलतियाँ हैं, उसे सुधारी जाएगी। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें। पीडीएफ आपको onlinestudycenter.in वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक, डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा। ठीक है, और फेसबुक पे ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पे भी वीडियो अपलोड होता है यही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।